पिछले वीडियो में ड्राई सेल को पढ़ा था। ड्राई सेल एक व्यापारिक सेल होता है और ये प्राथमिक सेल भी रहता है जिसे चार्ज आप नहीं कर सकते। अगर हम सेलों की और आगे चलें तो मुझे अलग अलग प्रकार के और सेल मिलते हैं, जिसमें से एक और सेल है प्राथमिक सेल है, व्यापारिक सेल है। प्राथमिक का मतलब इस सेल को भी चार्ज नहीं कर सकते हैं और ये भी बाजारों में आसानी से अवेलेबल है। इस सेल को हम बटन सेल के नाम से भी जानते हैं। बटन सेल का प्रयोग ध्वनि यंत्रों में किया जाता है। छोटे छोटे सेल होते हैं, हाथ की घड़ियों में भी इसका यूज किया जाता है। और आप देखते हो कि इस प्रकार के सेल को जब ये आप लाते हो, बटन टाइप के बने होते हैं, एक बार ही यूज में लगाते हो। सेल यूज में लगा रहता है, करंट देता रहता है, करंट की सप्लाई देता रहता है। एक समय इसके बाद ऐसा आता है जब सेल डिस्चार्ज हो जाता है और आप इसे फेंक देते हो। फेंक इसलिए भी देते हो क्योंकि आप इसे दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं। तो बटन सेल अगर मैं देखता हूं तो प्राथमिक सेल है। तो और प्राथमिक सेलों में आप समझते थे आप इसको दोबारा कभी चार्ज नहीं कर सकते हैं। तो आज हम सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि बटन सेल होता क्या है और ये किस प्रकार से व्यवहार करता है। तो बेटा ये बटन सेल के विषय में जो भी इंफॉर्मेशन है, पहली इंफॉर्मेशन, बटन सेल एक प्राथमिक सेल है जिसे दोबारा हम चार्ज नहीं कर सकते। इसका आकार अन्य सेलों के आकार से कैसा होता है, छोटा होता है, जिसे छोटे छोटे यंत्रों में भी लगाया जा सकता है। श्रवण सहायक यंत्रों में यूज में आता है, घड़ियों वगैरह पे यूज में आ जाता है। और तकरीबन अगर बटन सेल पे वोल्टेज की बात की जाए तो बटन सेल का जो ईएमएफ होता है, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तकरीबन 1.35 वोल्ट के आसपास होता है। एक बटन सेल अपने जीवन काल में 1.35 वोल्ट का मात्रा उत्पन्न करता रहता है। अच्छा, बटन सेल में एक और खासियत होती है कि बटन सेल जितना वोल्टेज डेवलप करता है शुरुआत में, उतना ही वोल्टेज लास्ट तक, जब तक वो डिस्चार्ज नहीं हो जाता, वही वोल्टेज देता रहता है। इसके वोल्टेज में कोई परिवर्तन नहीं होता। नहीं तो ज्यादातर सेलों में मैंने ऐसा देखा है कि सेल शुरुआत में अच्छा वोल्टेज देते हैं, धीरे धीरे जैसे सेल पुराना हुआ उसका वोल्टेज लो होता चला गया। लेकिन अगर बटन सेल की बात की जाए तो बटन सेल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। बटन सेल अपनी शुरुआत से लेकर एंड तक बराबर अमाउंट में ईएमएफ प्रोड्यूस करता रहता है। 1.35 वोल्ट का ईएमएफ प्रोड्यूस करता रहता है। अच्छा, एक सेल में आपने इस बात को भी पढ़ा है कि इस सेल में तीन चीजें मुख्य रूप से होनी चाहिए। एक सेल को बनाने में आपको तीन चीजें प्रमुख रूप से चाहिए होती है। पहली एनोड, दूसरा कैथोड, और जो तीसरा पदार्थ होता था वो विद्युत अपघट्य। क्योंकि जब एनोड भी विद्युत अपघट्य में डूबता था, वो अपने पास आवेश क्रिएट कर लेता था, बना लेता था। कैथोड जब विद्युत अपघट्य में डूबता था, वो भी आवेश तैयार कर लेता था। अर्थात मुझे एक सेल को बनाने में कम से कम 2 इलेक्ट्रोड और 1 इलेक्ट्रोलाइट चाहिए। ये चाहे 2 सेल। आज हमारे सेल में 2 इलेक्ट्रोड हैं। 2 इलेक्ट्रोडों में पहला एनोड जिंक और मरकरी के पेस्ट का बनाया गया है। जिंक मरकरी अमलगम इसे कहते हैं। अमलगम क्या है? अमलगम एक प्रकार की मिश्र धातु है। जब किसी भी धातु को मरकरी के साथ मिलाकर पिघलाकर, मेरे पास कोई धातु है, मैंने उसे पिघलाया और पिघलाने के बाद मैंने उसको किसके साथ मिला दिया? मरकरी के साथ। जैसे मैंने मरकरी के साथ मिलाया, अब क्योंकि दो धातुएं आपस में मिल गई, ये एक प्रकार की क्या हो गई? मिश्र धातु। और मरकरी के साथ बनी मिश्र धातु को अमलगम के नाम से जानते हैं। तो मैंने क्या बताया कि मैंने एक इलेक्ट्रोड एनोड को यूज किया। एनोड के स्थान पर कौन रह रहा है? जिंक और मरकरी का अमलगम, अर्थात जिंक और मरकरी की धातु या मिश्र धातु। अब जिंक और मरकरी की मिश्र धातु को मैंने एनोड की तरह यूज किया। ये एक ऊपर लेयर हो गई, ये फर्स्ट लेयर हो गई जिंक और मरकरी के एनोड की। ऊपर मैंने रखा इसको। और मुझे जो कैथोड यूज करना है, मुझे कैथोड यूज करना है मर्क्यूरिक ऑक्साइड और कार्बन। मैंने मर्क्यूरिक ऑक्साइड और कार्बन का चूर्ण लिया और मर्क्यूरिक ऑक्साइड और कार्बन के चूर्ण को मैंने सेल के निचले हिस्से पर रख दिया। तो मैं क्या सोचता हूँ, इस सेल को बनाने में मैंने 2 इलेक्ट्रोड यूज किए। एनोड जो कि जिंक मरकरी का बना था, मैंने ऊपर रखा। कैथोड जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड और कार्बन का था, मैंने उसको नीचे रखा। अब मुझे क्या करना है, मैंने दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोलाइट भर दे दिया है।
क्योंकि आपने इसके पहले भी सेलों में देखा था कि सेल जब भी तैयार करते थे आप दो इलेक्ट्रोडों को रखते थे और दो इलेक्ट्रोडों को एक दूसरे पे टच नहीं होने देते थे, अलग अलग रखते थे और उन दोनों इलेक्ट्रोडों को एक इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघट्य में डुबा देते थे। तो इस प्रकार के सेल में विद्युत अपघट्य का काम एक सेपरेटर करेगा। सेपरेटर क्या होता है? जिसमें से कुछ इलेक्ट्रोलाइट भरा रहेगा। अब मुझे ये पहचान लेना चाहिए, मैं समझ गया एनोड ऊपर कैथोड नीचे, और एनोड और कैथोड को एक दूसरे में टच नहीं करने देना है, तो मुझे एनोड और कैथोड के बीच में कोई पदार्थ भर देना होगा। तो मैंने एनोड और कैथोड के बीच में एक पदार्थ भर दिया। जो ये पदार्थ एनोड और कैथोड के बीच में भरा है, मैं इसको सेपरेटर बोलता हूं। बेटा सेपरेटर होता क्या है? सेपरेटर एक ऐसा पदार्थ होता है, एक ऐसा मटेरियल होता है जो एनोड और कैथोड को एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आने देता। लेकिन ये सेपरेटर जो बीच में यूज किया गया है, ये सेपरेटर जैसे कि डस्टर ऊपर वाली भी सतह के कांटेक्ट में है, नीचे वाली सतह की भी कांटेक्ट में है। सेम सेपरेटर मैंने ब्लैक कलर से बना रखा है, ये एनोड के भी कांटेक्ट में रहता है, कैथोड के भी कांटेक्ट में रहता है। अब बात आती है सेपरेटर को बनाया कैसे जाए। तो बेटा सेपरेटर बड़ा आसान सा है, आप कपड़ा ले सकते हो और कपड़े को आप भिगो लीजिए काहे में? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय में। मैंने दो केमिकल्स को डाला, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को और फिर जल को, दोनों को घुल गया। जैसे ही पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जल में घुला, मैंने उसमें एक कपड़े को डुबा दिया और उस कपड़े को, गीले कपड़े को मैंने एनोड और कैथोड के बीच में लेयर के फॉर्म में परत के रूप में रख दिया। अब ये जो सेपरेटर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो वाटर है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वाटर से बना सेपरेटर अब एनोड के भी कांटेक्ट में है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और वाटर से बना सेपरेटर कैथोड के भी कांटेक्ट में है। क्योंकि ये सेपरेटर का केमिकल जो मैंने यहां लिख रखा है, ये एनोड और कैथोड दोनों के साथ कांटेक्ट में है। इसका मतलब ये एनोड के साथ भी अभिक्रिया करेगा और ये कैथोड के साथ भी अभिक्रिया करेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं चेक करता हूं कि अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को वाटर के साथ डिसॉल्व किया जाए क्या बनकर तैयार होगा। तो मैं सबसे पहले रिएक्शन में लिखता हूं कि अगर मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब विद्युत अपघट्य, इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है और अगर मैं इसे वाटर पे डिसॉल्व करता हूं, घोल देता हूं, तो क्या क्या कंपाउंड बनकर तैयार होगा। मैं सबसे पहले देखता हूं पोटेशियम आयन बनकर तैयार होगा और हाइड्रोक्सिल आयन बनकर तैयार होगा। क्योंकि आयनाइजेशन रिएक्शन है, मैं इसको रिवर्सिबल एरो के साथ लिख देता हूं। अब ये तो इसका मतलब है कि जैसे मैंने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को वाटर के साथ मिलाकर सेपरेटर में भरा, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अपने आयनों में टूट गया। अभी सोचने वाली बात है, हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो एनोड के भी, ये एनोड है ऊपर, एनोड के भी कांटेक्ट में है और इस सेपरेटर के नीचे कैथोड है, तो ये हाइड्रोक्सिल आयन कैथोड के भी कांटेक्ट में है। अर्थात हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो दोनों के कांटेक्ट में रहता है। तो मैं पहले चेक कर लेता हूं कि हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो एनोड पर किस प्रकार की रिएक्शन करता है। क्यों? हाइड्रोक्सिल आयन सेपरेटर पर है और सेपरेटर किससे टच कर रहा है? एनोड को। तो हाइड्रोक्सिल आयन एनोड पर कोई अभिक्रिया नहीं करता होगा, मुझे पहले वो चेक कर लेना है। तो मैं सबसे पहले एनोड की रिएक्शन को लिख के दिखाता हूं कि एनोड पर होने वाली रिएक्शन क्या। तो मुझे सबसे पहले चेक करना चाहिए एनोड बनाया काहे का गया है। एनोड को बनाया गया है जिंक और मरकरी के अमलगम से। तो मैंने जिंक और मरकरी के अमलगम को लिखा और जिंक और मरकरी अमलगम के कांटेक्ट में जो सेपरेटर में भरा OH आयन था, वो सेपरेटर का OH आयन जिंक और मरकरी के अमलगम के कांटेक्ट में आया। अभी आप इस बात को भी समझते हैं क्योंकि मरकरी अगर देखा जाए एक लगभग इनर्ट मेटल है, अर्थात मरकरी जल्दी से कभी रासायनिक अभिक्रियाएं नहीं करता। मैं ये नहीं कहता कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं करता, लेकिन सामान्य रूप से जल्दी से अभिक्रियाएं नहीं करता और उसकी अपेक्षा जिंक की अभिक्रियाशीलता कैसी होती है? ज्यादा। तो जिंक करता क्या है? जिंक हाइड्रोक्सिल आयन से अभिक्रिया करता है। अब एक इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिंक हाइड्रोक्सिल आयन से रिएक्शन करके क्या बनाएगा। तो बेटा जिंक हाइड्रोक्सिल आयन से अभिक्रिया करते हुए ऐसी से जिंक हाइड्रोक्सिल आयन से रिएक्शन करता है और एक कंपाउंड बनाकर तैयार करता है जेडियम। बेटा अगर जेडियम वो नाम के कंपाउंड को बनाकर तैयार करता है, अभी मुझे एक काम करना, चेक करना चाहिए अभी क्या क्या बचा। बेटा बचने में तो मेरे पास अभी एक बचा है वाटर मॉलिक्यूल,
अभी इस चीज को और चेक करते हैं, क्या रिएक्शन संतुलित है, बैलेंस है। तो मैं देखता हूँ हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल एटम है, यहाँ हाइड्रोजन का एक एटम है, तो मैं इसको बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। सामान्य सी चीज है। तो मरकरी को क्यों नहीं लिखा गया रिएक्शन में, क्योंकि मरकरी ने कोई भी अभिक्रिया नहीं की। आप चाहें तो मरकरी को यहाँ पे Hg के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन मैं क्या सोचता हूँ, क्योंकि मरकरी ने रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा नहीं लिया, मैं मरकरी की रासायनिक अभिक्रिया को नहीं लिखता, तो मैंने मरकरी की रिएक्शन को छोड़ दिया है। हाँ, इसमें इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करेंगे तो अभी आप चेक करोगे इधर -2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोक्सिल आयन। इसका मतलब हाइड्रोक्सिल आयन के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे। अगर इधर हाइड्रोक्सिल आयन के पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और मैं रिएक्शन के राइट हैंड साइड पे देखता हूं, अगर लेफ्ट हैंड साइड पे हाइड्रोक्सिल पर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मुझे राइट हैंड साइड पर भी 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्योंकि बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है, बैलेंसिंग का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन राइट साइड ऑफ रिएक्शन। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। 2OH माइनस का मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, लेकिन मैं राइट हैंड साइड पे देखता हूं मुझे कोई इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा नहीं मिलता, तो मुझे उस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए मुझे राइट हैंड साइड पे 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देना चाहिए, ऐड कर देना चाहिए। अभी आप इस बात को सोचो, OH आयन ने अभी 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रखा था, एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन अब मैं क्या कर देखता हूं कि राइट हैंड साइड पे ये 2 इलेक्ट्रॉन अलग हो गए। 2 इलेक्ट्रॉन अलग होने का मतलब है जिंक के जो एनोड है उसने 2 इलेक्ट्रॉनों को अलग कर दिया, त्याग दिया। क्योंकि जिंक के 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग दिया, मैं इस बात को भी समझ सकता हूं वैसे कि ये अभिक्रिया कौन सी हो गई, ऑक्सीकरण। हम इस प्रकार की अभिक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। वैसे भी आपने पढ़ा था इलेक्ट्रॉनों को त्यागा जाना ही ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। अब अगर मैं देखूं तो मैं रिएक्शन को कंप्लीट करके लिख चुका हूं एनोड के लिए। तो एनोड ने क्या किया, एनोड ने हाइड्रोक्सिल आयन, कौन सा हाइड्रोक्सिल आयन, KOH का हाइड्रोक्सिल आयन के कांटेक्ट में आते हुए 2 इलेक्ट्रॉनों को त्यागा। अर्थात अगर मैं एनोड को चेक करूं तो एनोड 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग। आप इस बात को नोट करके रखिएगा कि एनोड 2 इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है। अगर एनोड 2 इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है तो पक्का ये बात है कि कैथोड वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। कैसे ग्रहण करेगा, अगर मैं एक वायर एनोड से बांध देता हूं और मैं एक वायर कैथोड से बांध देता हूं और इस दोनों के बीच में बल्ब को लगा दिया जाता है, तो मैं इस बात को चेक करूंगा, अगर एनोड इलेक्ट्रॉनों को त्याग रहा है तो एनोड इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा, इलेक्ट्रॉन निकले और वो सर्किट की सहायता से, सर्किट की हेल्प से वो कहां की ओर आएंगे, कैथोड की ओर आएंगे। अगर एनोड से त्यागे गए इलेक्ट्रॉन कैथोड की ओर आते हैं तो कैथोड पर ऐसी अभिक्रिया लिखी होनी चाहिए जिसमें कैथोड इलेक्ट्रॉन को क्या करता हो, आकर्षित करता हो। क्यों, अगर एनोड इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और कैथोड ग्रहण करेगा तो ही तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। अगर एनोड भी इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, कैथोड भी इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने वाला नहीं, और जब तक इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा करंट का भी फ्लो नहीं होगा। तो मुझे कैथोड पर अब रिएक्शन लिखनी है, लेकिन मुझे ध्यान रखना है कैथोड पर ऐसी रिएक्शन आनी चाहिए जिसमें से कैथोड इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा हो, ग्रहण कर रहा हो। तो अब मैं स्टार्ट करता हूं इस बात को भी चेक करना कि कैथोड पर किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। तो बेटा मैं कैथोड पर रिएक्शन को लिखता हूं। कैथोड किस टाइप से रिएक्शन करता है, बड़ा आसान है कैथोड को लिखना। सबसे पहले चेक करते हैं कैथोड है क्या। तो बेटा कैथोड मर्क्यूरिक ऑक्साइड और कार्बन का क्या है, जोड़, जिसमें से कार्बन तकरीबन अनरिएक्टिव रहता है, तो मैं कार्बन की अभिक्रिया नहीं लिखूंगा, जैसे मैंने अभी मरकरी को नहीं लिखा था। लेकिन मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो है ये रिएक्शन कर सकता है, तो मैं क्या करूंगा, मैं मर्क्यूरिक ऑक्साइड रिएक्शन लिखता हूं कैथोड पर। मर्क्यूरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला HgO, ये आएगा के कांटेक्ट पे आएगा। बेटा आपने देखा था जब मैंने एनोड की रिएक्शन करवाई मुझे 2 एक्स्ट्रा कंपाउंड मिले, वाटर एंड इलेक्ट्रॉन। अब वाटर का मतलब ये तो सेपरेटर में भी था, तो सेपरेटर क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में, वाटर ऊपर वाले भी इलेक्ट्रोड एनोड के भी कांटेक्ट में रहा होगा, वाटर कैथोड के भी कांटेक्ट में रहा होगा। तो जो एनोड था उसने केवल हाइड्रोक्सिल आयन को लिया, लेकिन जो कैथोड है ये वाटर के मॉलिक्यूल को भी लेगा।
तो मैंने इसके साथ वाटर के मॉलिक्यूल को ऐड कर दिया और साथ में मैंने 2 इलेक्ट्रॉन भी ऐड कर दिया। अब बात आती सर ये 2 इलेक्ट्रॉन क्यों ऐड किए, क्योंकि आपको याद होगा जब मैं एनोड की रिएक्शन लिखी थी, एनोड ने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागी थी। अब सोचो अगर एनोड 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो सर्किट में इलेक्ट्रॉनों के फ्लो के लिए जरूरी है एनोड जितने इलेक्ट्रॉन त्यागे, जितने इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से निकाले, उतने ही इलेक्ट्रॉन कैथोड क्या करे, एब्जॉर्ब कर ले। तो अच्छा है। अगर एनोड इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और कैथोड इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं करेगा तो एनोड से तो इलेक्ट्रॉन निकला लेकिन कैथोड ने उसको आने नहीं दिया, तो क्या इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, नहीं होगा। और इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा तो करंट का कोई भी संभावना उत्पन्न नहीं होगी। तो मैंने वो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए क्योंकि कैथोड एनोड द्वारा त्यागे गए 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा, और जैसे ही ग्रहण करेगा मैं क्या सोचता हूं, मरकरी Hg में चेंज हो जाएगा और O, सोचिए O इस H2O के कांटेक्ट में आएगा, तो देखो O भी 2 हो गए, H भी 2 हो गए, बनाएगा 2OH माइनस चार्ज, सॉरी बनाएगा 2OH माइनस चार्ज। और एक चीज सोचने वाली बात है सर, माइनस चार्ज क्यों लिख दिया, माइनस चार्ज ना लिखते तो ना बनता। तो बेटा इधर 2 माइनस चार्ज है, 1 इलेक्ट्रॉन पर 1 नेगेटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन पर 2 नेगेटिव चार्ज। तो मुझे बैलेंस भी करना था, मैंने माइनस चार्ज इसलिए लगाया कि 2 माइनस चार्ज इधर भी बन जाएगा, 2 माइनस चार्ज इधर, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। अब आप क्योंकि 2 मान लेंगे, क्योंकि आपने देखा HgO था, वाटर था, इन दोनों ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया और ये कंपाउंड बनाया, अर्थात इलेक्ट्रॉन इस अभिक्रिया में ग्रहण किया गया। और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाए तो अभिक्रिया को अपचयन कहते हैं या रिडक्शन रिएक्शन इसको बोलते हैं। रिडक्शन या ऑक्सीडेशन ऐसे भी बोल सकते थे। 11th क्लास में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को पढ़ने का एक अच्छा माध्यम और भी है कि रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीजन का त्यागा जाना अपचयन, ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाना ऑक्सीकरण, ऐसे भी पहचान सकते हैं। इलेक्ट्रॉन के माध्यम से तो मैंने पहचान ही लिया, इलेक्ट्रॉन त्यागा गया ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया गया अपचयन। अब ऑक्सीजन के माध्यम से भी पहचान सकते हैं। जिंक के पास अभी ऑक्सीजन का एटम नहीं था, अब जिंक ने ऑक्सीजन क्या कर लिया, रख लिया है, अर्थात जिंक ने ऑक्सीजन ग्रहण किया ऑक्सीकरण। मरकरी के पास अभी ऑक्सीजन था लेकिन अब मैं देखता हूं मरकरी से ऑक्सीजन अलग है, मरकरी पर ऑक्सीजन नहीं, इसका मतलब पहले मरकरी पर ऑक्सीजन था, अब मरकरी पर ऑक्सीजन नहीं, इसका मतलब है मरकरी ने ऑक्सीजन का क्या कर दिया, त्याग कर दिया। क्योंकि मरकरी ने ऑक्सीजन का त्याग किया, ऐसी सिचुएशन पे हम ये कह सकते हैं कि मरकरी का क्या हुआ है, अपचयन। तो ऑक्सीकरण अपचयन की इलेक्ट्रोडों पर अभिक्रिया होगी। अभी मैं एक और चीज कंफर्म किए देता हूं, ये तो एनोड और कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया हो गई। अगर मुझसे कहता है कि आप सेल की रिएक्शन को लिख के दिखाओ, सेल का मतलब पूरी रिएक्शन को, एनोड की भी कैथोड की आपस में मिलाकर रिएक्शन दिखाओ, दोनों को जोड़ देते। पहले नियम था कि अगर आपको टोटल सेल रिएक्शन चाहिए तो नहीं, रिएक्शन ऑफ एनोड प्लस रिएक्शन ऑफ कैथोड। अगर जोड़ते हैं, आप सोचो ये 2 हाइड्रोक्सिल आयन उधर के 2 हाइड्रोक्सिल आयन को कैंसिल कर देगा, लेफ्ट हैंड साइड का हाइड्रोक्सिल आयन राइट हैंड साइड के हाइड्रोक्सिल आयन को हटा देगा, समाप्त कर देगा। इलेक्ट्रॉन को समाप्त कर देगा, लेफ्ट हैंड साइड का इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड के इलेक्ट्रॉन को समाप्त कर देगा। वाटर का मॉलिक्यूल जो लेफ्ट हैंड साइड पे है वो राइट हैंड साइड पर रखे वाटर के मॉलिक्यूल को समाप्त कर देगा। रिएक्शन में बचते कौन कौन से अवयव हैं, चेक किया जाए। रिएक्शन में सबसे पहले बचता है ZnHg, इसके बाद क्या बचता है लेफ्ट साइड पे, तो हाँ HgO। आगे मैं रिएक्शन को चेक करता हूं राइट साइड पे, क्योंकि लेफ्ट साइड पे तो बचा नहीं कुछ, राइट साइड पे चलोगे तो ZnO प्लस Hg। ये ओवरऑल सेल की रिएक्शन हो गई, टोटल सेल रिएक्शन। अच्छा, टोटल सेल रिएक्शन में मैं एक चीज को और नोटिस करता हूं कि अगर मैं टोटल सेल रिएक्शन देखी है तो मैंने टोटल सेल रिएक्शन को अगर देखूं बेटा, आपने भी देखा होगा इसमें कोई भी आयन अवेलेबल नहीं है, ना तो पॉजिटिव आयन है, इलेक्ट्रोडों के रिएक्शन पर है, लेकिन टोटल सेल रिएक्शन पर कोई भी आयन नहीं है, ना पॉजिटिव आयन ना निगेटिव आयन। इससे मुझे एक इंफॉर्मेशन मिलती है, आपने इलेक्ट्रोड विभव की डेफिनेशन में पढ़ा था कि इलेक्ट्रोड विभव सांद्रता पर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। किसकी कंसंट्रेशन पर, विद्युत अपघट्य की कंसंट्रेशन पर, विद्युत अपघट्य की कंसंट्रेशन अर्थात आयनों की सांद्रता पर, क्योंकि विद्युत अपघट्य आयनों में टूटता है,
तो किसी भी इलेक्ट्रोड का विभव उसमें उपस्थित विद्युत अपघट्य के आयन की सांद्रता पर डिपेंड करता है, या आयन की सांद्रता अगर चेंज हो जाएगी तो विद्युत विभव जो होता है वो भी चेंज हो जाता है। अब मैं क्या सोचता हूं, अगर आयन होता तो सांद्रता चेंज होती और सेल का विभव चेंज होता, क्योंकि इस पूरे सेल रिएक्शन में, सेल की रिएक्शन में मुझे एक भी आयन नहीं मिला, क्योंकि सेल में की रिएक्शन में एक भी आयन नहीं मिला। इसका मतलब है अब आयन की सांद्रता, जब आयन मिला नहीं तो आयन की सांद्रता भी चेंज नहीं होगी, और जब आयन की सांद्रता चेंज नहीं होगी तो सेल अपने संपूर्ण जीवन काल में जितने दिन यूज में आएगा वो अपने वोल्टेज में कोई परिवर्तन होने नहीं देगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको नोट भी कर सकते हो बेटा, ध्यान दे के लिख लेना इस चीज को, क्योंकि बटन सेल को मैंने चेक किया है, बटन सेल को जिंक मरकरी सेल भी कहते हैं, क्योंकि बटन सेल या जिंक मरकरी सेल की ओवरऑल रिएक्शन पर मुझे एक भी आयन नहीं मिलता है, अर्थात आयनों की सांद्रता में परिवर्तन का सेल की रिएक्शन पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। और क्योंकि आयन की सांद्रता पर सेल की रिएक्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए संपूर्ण जीवन काल में सेल के विभव में भी कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। सेल का विभव जो पहले था वो सेल का विभव बाद में भी रहेगा, इस चीज को लिख लेना है। आपको सेल की और 2-4 खासियत बतानी पड़ेगी। प्राथमिक सेल है, बटन सेल है, इसको कहते हैं यूज कहां कहां आते हैं, छोटे उपकरणों में यूज आते हैं। आप मैंने रिएक्शन लिख के दिखा दी, सेल के विषय में जो और इंफॉर्मेशन है वो आप लिख सकते हो। सेल कितना वोल्टेज देता है ये लिखना होगा, सेल का वोल्टेज चेंज होता है नहीं होता ये लिखना होगा, ये प्राथमिक सेल का एग्जांपल है या द्वितीयक सेल का ये बताना होगा। एक और चीज, यूज कहां पे आता है, तो आप इस चीज को बता सकते हो। तो अब मैं बटन सेल को मिटा देता हूं, अब बटन सेल के बाद मुझे दूसरे सेल को पढ़ना है। सुविधा दी नहीं होगी ये सेल में आपको नियमित रिएक्शन है, ये तो गर्मी है दिल लगे को पसीने पसीने मन आ जाए। तो बेटा दूसरे सेल की ओर चलते हैं जिसका नाम है निकिल कैडमियम सेल। अब निकिल कैडमियम सेल क्या है, मैं समझ गया निकिल कैडमियम सेल को बनाने में निकिल का यूज होना चाहिए और कैडमियम का यूज होना चाहिए, बिल्कुल सही है। निकिल कैडमियम सेल को बनाने के लिए कैडमियम और निकिल के इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। और आपको मैं दोबारा से इस बात को रिपीट कर दूं कि एक सेल को बनाने में कितनी चीजें चाहिए, 3 प्रमुख रूप से। पहला एनोड, दूसरा कैथोड और तीसरा इलेक्ट्रोलाइट। जब एनोड को और कैथोड को दोनों इलेक्ट्रोलाइट के संपर्क में ले आएंगे, इलेक्ट्रोलाइट में डुबा देंगे, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब विद्युत अपघट्य में, तो एनोड भी कुछ रिएक्शन करेगा और कैथोड भी कुछ रिएक्शन करेगा, और दोनों इलेक्ट्रोड रिएक्शन करते हुए अपने पास अलग अलग प्रकार का चार्ज बना लेंगे। एक पॉजिटिव चार्ज बनाएगा, एक नेगेटिव चार्ज बनाएगा, और ऐसी सिचुएशन पे वो चार्ज बना देगा तो चार्ज का फ्लो होगा, और फ्लो होगा तो सेल वर्क करेगा। तो आज मैं अगर स्टार्ट करूं निकिल कैडमियम सेल को बनाने के लिए, तो मैंने निकिल कैडमियम सेल के लिए कुछ इंफॉर्मेशन लिख रखी, इसको चेक करते हैं। देखो बेटा, निकिल कैडमियम सेल को बनाने के लिए मुझे कैथोड काहे का यूज करना है, निकिल डाइऑक्साइड का। निकिल के ऑक्साइड का मैंने कैथोड यूज किया है। अब सभी निकिल का ऑक्साइड, निकिल तो मैंने मेटल देखा है, निकिल ऑक्साइड क्या बेटा, निकिल ऑक्साइड का एक चूर्ण होता है, मैं बताता हूं कैसे बनता है। फिर मुझे एक क्या यूज में लाना है, सेपरेटर। जान लोगे सेपरेटर क्या करेगा, सेपरेटर एनोड और कैथोड के बीच में से रहेगा।
सेपरेटर दोनों के बीच में रहेगा, एनोड के और कैथोड के बीच। सेपरेटर एनोड के भी कांटेक्ट में रहेगा, कैथोड के भी कांटेक्ट में रहेगा, लेकिन सेपरेटर एनोड और कैथोड एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आने देगा। सेपरेटर दोनों के कांटेक्ट में है। सेपरेटर का नाम सेपरेट करता है किसको किसको, एनोड से कैथोड को। एनोड और कैथोड एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आ सकते, लेकिन सेपरेटर एनोड के भी कांटेक्ट में आता है, सेपरेटर कैथोड के भी रूप में आता है। और ये सेपरेटर जो होता है, सेपरेटर में ही हम विद्युत अपघट्य को लगा देते हैं। उससे क्या होता है, सेपरेटर अगर एनोड और कैथोड के बीच में रहेगा तो जो विद्युत अपघट्य होगा सेपरेटर के अंदर, वो भी एनोड के कांटेक्ट में आएगा और वो विद्युत अपघट्य कैथोड के भी कांटेक्ट में आएगा। मैं यही चाहता हूं कि इससे अभिक्रिया करेगा तब जब इलेक्ट्रोलाइट एनोड और कैथोड दोनों के बीच में होगा। तो होता क्या है बेटा, इसे सेल बनाने के लिए जो आपको बीच में रॉड दिख रही है, सॉरी कैथोड को भी, कैथोड का आयन बना होता है कैडमियम का। अब मैं बात करता हूं अगर ऐसी सिचुएशन पे, तो जो आप इसको बनाएंगे कैसे, बनाते कैसे, देखने में तो पता नहीं कैसा लगता है। ये जो रॉड है ये एक इनर्ट मेटल की होती है। इनर्ट मेटल का मतलब विष उस मेटल की होती है जो मेटल या धातु ज्यादा अभिक्रिया नहीं करती है, जिसकी अभिक्रिया करने की क्षमता बहुत कम होती है। ऐसी मेटल की हम लोग ये रॉड ले लेते हैं। जैसे मैंने क्या किया, मैंने ये रॉड ले लिया, ये ऐसा मान लेते हैं इनर्ट मेटल है, ये जल्दी से रिएक्शन नहीं करती। तो इनर्ट मेटल में मुझे क्या करना है, मुझे एक पतली सी चादर लेनी है, एक पतली सी लेयर लेनी है। काय की पतली सी लेयर लेनी है, मुझे सबसे पहले कैडमियम की एक पतली लेयर लेनी है, और मैं कैडमियम की एक पतली लेयर को इसके चारों ओर क्या कर दूंगा, लपेट दूंगा। मैंने कैडमियम की एक पतली लेयर को चारों ओर लपेट दिया। ये कैडमियम की जो पतली चादर होगी ये काहे का कार्य करेगी, कैथोड। अब मैंने कैथोड को तो बना लिया, अब मुझे क्या करना है, अब मैं इस कैडमियम की चादर के चारों ओर सेपरेटर का यूज करूंगा। बेटा मैं फिर से बताऊं सेपरेटर क्या है। सेपरेटर, आप एक कपड़ा ले लीजिए और कपड़े को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में, समझ गए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जल में बोलो, कपड़ा डुबाओ। अब कपड़ा में दो चीजें, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी आ गया है और वाटर भी आ गया है, और ये कपड़ा जो गीला है उस कपड़े को कैडमियम की चारों ओर लपेट दो। सबसे पहले कैडमियम की लेयर, इसके बाद सेपरेटर की लेयर। अब जब सेपरेटर की लेयर को हम लोग ऐड कर देंगे, इसके बाद मुझे क्या चाहिए, निकेल डाइऑक्साइड की एक पतली चादर लेनी है। निकेल डाइऑक्साइड के चूर्ण की एक पतली लेयर बना लेनी है, उस पतली लेयर को एक दूसरे के साथ लपेट देना है। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर आपके पास कोई कागज है, आप ऐसे भी समझ सकते हो, मेरे पास ये एक इनर्ट मेटल है। इनर्ट मेटल के बाद मैंने सबसे पहले किसकी चादर ली, कैडमियम की चादर ली। इसके बाद कैडमियम की चादर के बाद मैंने एक सेपरेटर यूज किया। सेपरेटर के बाद मैंने क्या यूज किया, निकेल डाइऑक्साइड की चादर। ध्यान रखिएगा, कैडमियम, सेपरेटर, निकेल की चादर। अब मैंने इसी इनर्ट मेटल के चारों ओर इसको लपेटना स्टार्ट कर दिया। जैसे मैंने इनर्ट मेटल के चारों ओर इसको लपेटा, आप समझ गए होंगे, ये इस टाइप से बन गया जाके एक सेल, जिसमें भीतरी सरफेस पे कौन था, कैडमियम लिपटा था, बीच पे कौन था, सेपरेटर, और लास्ट में जो लिपटा था वो निकेल डाइऑक्साइड। इस प्रकार से हम सेल को बनाकर तैयार करते हैं। अब मुझे क्या करना है, मैं एक वायर दूंगा, एक वायर निकालूंगा एनोड से, अर्थात कैडमियम की लेयर से, और मुझे दूसरा वायर सेपरेटर से नहीं लेना है, मैंने दूसरा वायर लेना है कैथोड से, अर्थात निकेल डाइऑक्साइड से। दोनों को एक बल्ब के कांटेक्ट में यूज कर लेंगे, एक बल्ब के रूप में इसको यूज कर लेंगे। अब ऐसी सिचुएशन पे मैं क्या करता हूं कि मैं चेक कर लेता हूं कि रिएक्शन कैसे कैसे ढंग से होती है। क्यों, क्योंकि अब सेपरेटर के कांटेक्ट में दोनों है, एनोड भी और कैथोड भी। तो सेपरेटर में इलेक्ट्रोलाइट, तो मैं ये चेक करना चाहता हूं एनोड सेपरेटर में पाए जाने वाले विद्युत अपघट्य से कौन सी अभिक्रिया करता है, और कैथोड सेपरेटर में पाए जाने वाले विद्युत अपघट्य से कौन सी अभिक्रिया करता है। तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि जो मैंने विद्युत अपघट्य पदार्थ भरा है ये क्या करने वाला है। तो बेटा विद्युत अपघट्य पदार्थ की रिएक्शन को क्या कहते हैं, KOH। विद्युत अपघट्य पदार्थ KOH है, इसको बेटा सेपरेटर में भरा गया, लेकिन किसके कांटेक्ट में लाते हुए, जल के कांटेक्ट में लाते हुए।
तो जल के कांटेक्ट में जैसे ही KOH आया, आप जानते हो कि विद्युत अपघट्य पदार्थ है, जल के कांटेक्ट में आते ही ये अपने आयनों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। तो ये जब अपने आयनों में विभक्त होगा, क्या क्या बनाएगा, K पर पॉजिटिव आयन एंड OH पर कैसा आयन बनाएगा, निगेटिव आयन। जिसमें से अब मैं G को चेक करता हूं, JN क्या करता है, सॉरी कैडमियम क्या करता है। तो मुझे सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं कैडमियम किस प्रकार की रिएक्शन करता है। कैडमियम जैसे ही OH के आयन के कांटेक्ट में आता है, कैडमियम OH आयन के कांटेक्ट में आते ही सबसे पहले अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देता है, त्याग देता है। ये मैं ऐसा लिख देता हूं कि ये मैं रिएक्शन कहां पर लिख रहा हूं, एनोड पर। एनोड पर कैसे लिख सकते हैं, एनोड पर जो कैडमियम है ये OH आयन के कांटेक्ट में सेपरेटर में उपस्थित विद्युत अपघट्य के संपर्क में आते ही अपने इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है। क्योंकि कैडमियम इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है, कैडमियम पर कैसा चार्ज है अवेलेबल है, पॉजिटिव चार्ज। अभी सोचो पॉजिटिव चार्ज अगर कैडमियम पर अवेलेबल है तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या K प्लस को अपनी ओर आकर्षित करेगा, क्योंकि सेपरेटर में 2 आयन है। पॉजिटिव आयन क्या K प्लस को अपनी ओर आकर्षित करेगा, नहीं, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपल कर देगा, लेकिन पॉजिटिव हाइड्रोक्सिल आयन को अट्रैक्ट करेगा। एक और चीज मैं लिखना भूल गया, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगर कैडमियम ने इलेक्ट्रॉन त्यागे, कितने त्यागे, 2, मुझे वो 2 इलेक्ट्रॉन लिखने चाहिए, तो मैंने यहां 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। अब ये चेक करना है कि कैडमियम जब हाइड्रोक्सिल माइनस आयन के कांटेक्ट पे आया, क्योंकि कैडमियम पॉजिटिव चार्ज में है, पक्का ये है कि हाइड्रोक्सिल माइनस आयन के ही कांटेक्ट में हुआ है। अगर मैं बात करता हूं इस समय पर, तो बेटा कैडमियम OH आयन से अगर रिएक्शन करेगा, मैं चेक करूंगा कैसे, CD पर डबल प्लस चार्ज, OH पर 1 माइनस चार्ज। अब रिएक्शन का भी ये तरीका है, टोटल पॉजिटिव चार्ज जो है वो टोटल नेगेटिव चार्ज आयन के अगर बराबर नहीं हो जाता है, रिएक्शन होने वाली नहीं है। क्यों, इस पर डबल प्लस चार्ज है, इस पर सिंगल माइनस चार्ज है, रिएक्शन नहीं होगी। अगर डबल प्लस चार्ज वाले आयन की रिएक्शन किसी माइनस चार्ज वाले से कराना चाहते हो तो फिर डबल माइनस चार्ज भी होना चाहिए। इधर 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी, इधर 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, तो 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी को 1 इलेक्ट्रॉन से पूरा नहीं किया जा सकता है। तो मैंने क्या किया, 2 का मल्टीपल करा दिया, और जैसे मैंने 2 का मल्टीपल कराया, बड़ा आसान सा है। अब कैडमियम पर भी डबल प्लस चार्ज है, और बेटा अब ऐसी सिचुएशन पर हाइड्रोक्सिल आयन पर भी 2 माइनस चार्ज हो गया। 1 हाइड्रोक्सिल आयन पर 1 माइनस चार्ज, 2 हाइड्रोक्सिल आयन पर 2 माइनस चार्ज। रिएक्शन कैसे करेगा, CaOH का होल ट्वाइस। हाँ, एक चीज और ऐसे समझ सकते हैं क्या, अब कोई इलेक्ट्रॉन लिखना है या नहीं लिखना है तो मैं बताऊंगा। प्लस चार्ज माइनस चार्ज से खत्म हो गया, इलेक्ट्रॉन की कमी जो थी वो इलेक्ट्रॉनों से पूर्ति हो गई है, मुझे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं लिखना। अगर मैं एनोड की रिएक्शन को 2 स्टेप में ना लिखकर, भाई एनोड की रिएक्शन यहाँ कितने स्टेप में, 2 स्टेप में, अगर मैं इन दोनों स्टेप की जगह पर केवल सिंगल स्टेप का यूज करना चाहूँ, मैं 2 स्टेप में क्यों, एक बार में लिखूं, तो देखो कैसे लिख सकते हैं। कैडमियम जो है वो OH माइनस के आयन के कांटेक्ट में आकर कैडमियम 2 OH आयन के कांटेक्ट में आकर सबसे पहले क्या करता है, CdOH का होल ट्वाइस कैडमियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है, क्योंकि बेटा इसमें 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे, आपको 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चाहिए, आपने राइट हैंड साइड पे 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दिया। अगर ये रिएक्शन को देखा जाए, अभी मैं क्या सोचता हूं, अभी हाइड्रोक्सिल ने 2 इलेक्ट्रॉन अपने पास रखे थे, अब हाइड्रोक्सिल ने अपने वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, अलग कर दिए, अर्थात इस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों को क्या किया गया, त्यागा गया। क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को त्यागा गया, विक्रिया का प्रकार है ऑक्सीकरण, ये ऑक्सीकरण विक्रिया का उदाहरण है। तो अगर आप CD की कैडमियम की विक्रिया 2 स्टेप में ना लिखना चाहते हो, आप सिंगल स्टेप पे ऐसे लिख सकते हो। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप उसको अलग अलग करके लिखो, मैंने बता दिया आपको रिएक्शन कैसे हुई। कभी कभी दिमाग में आ जाता है कि CD जो है पॉजिटिव आयन को ही क्यों अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, सॉरी नेगेटिव आयन को ही अपनी ओर क्यों अट्रैक्ट कर रहा है, तो उसके लिए कि CD सबसे पहले पॉजिटिव आयन बनाता है, इसलिए वो CD हाइड्रोक्सिल माइनस चार्ज वाले आयन को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्योंकि दिमाग में ऐसा भी आ सकता है क्या, CD के प्लस चार्ज को अट्रैक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो भी तो इलेक्ट्रोलाइट में है, तो नहीं करेगा। क्यों, मेटल है, धनायन बनाता है, और वो मेटल धनायन बनाता
आयन को भी अपने कांटेक्ट में लाएगा। अब बेटा अगर मैं रिएक्शन की बात करता हूं तो मुझे अब एनोड की रिएक्शन को लीजिए, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब जो एनोड है वो इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, अपने अंदर से निकालेगा। अभी सोचो अगर एनोड अपने अंदर से निकाल लेगा इलेक्ट्रॉनों को तो कैथोड को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने चाहिए। एनोड इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो उसको कैथोड अपनी ओर ग्रहण करता रहेगा। अगर एनोड इलेक्ट्रॉन त्यागता है कैथोड इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा सेल संबंध। अगर एनोड भी इलेक्ट्रॉन को त्यागे पड़ा है, कैथोड भी इलेक्ट्रॉन को त्यागे पड़ा है, तो फिर सेल का कार्य होने वाला नहीं, फिर सेल बनेगा नहीं। सेल बनने में एक जो इलेक्ट्रोड है वो इलेक्ट्रॉन त्यागना चाहिए और दूसरे इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने चाहिए। तो अब मैं चेक करता हूं कि कैथोड क्या वास्तव में इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है। तो मैं कैथोड की रिएक्शन को यहां लिख देता हूं कि कैथोड इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है या नहीं। तो मैं सबसे पहले चेक करूंगा कैथोड काहे का बनाया गया। तो मेरे पास कैथोड बनाया गया है निकेल के डाइऑक्साइड का, NiO2 का। निकेल का डाइऑक्साइड करता है क्या, वो सबसे पहले आपने देखा होगा सेपरेटर के कांटेक्ट में कैथोड भी रहता है। अगर कैथोड सेपरेटर के कांटेक्ट में रहता है, सेपरेटर के KOH का OH तो एनोड ले गया। आपने देखा होगा कि KOH का सॉल्यूशन कैसे बनाया, KOH को प्राय में घोलकर जल में। तो वो जो KOH को जल में घोलकर सेपरेटर बनाया गया, बता बस सेपरेटर में KOH भी है, जल भी है। तो सेपरेटर में जल के साथ अभिक्रिया करेगा कैथोड। तो कैथोड और ये वाटर है काहे का, सेपरेटर में डूबे वाटर का, और साथ में ये दो इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, ग्रहण भी करेगा। तो निकेल डाइऑक्साइड लिया गया और उसकी जैसे रिएक्शन करवाई मैंने, पता चला कि ये वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और साथ में एब्जॉर्ब करेगा दो इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करके बनाएगा क्या क्या, निकेल का हाइड्रोक्साइड आयन, निकेल हाइड्रोक्साइड प्लस OH आयन, हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोक्सिल आयन, अब इसको बैलेंस भी कर सकते हैं, क्या रिएक्शन बैलेंस है। अगर मैं ये इलेक्ट्रॉन ना लिखता तो भी क्या बैलेंस होती, इस बात को चेक करते हैं बेटा। इधर कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, क्यों, क्योंकि कोई ऋण आवेश नहीं। अगर आप उधर देखते हो तो एक OH पर एक ऋण आवेश, 2 OH पे 2 माइनस चार्ज, अर्थात उधर दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। उधर दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो मुझे रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए इधर भी दो इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा करना होगा, चाहे वो मुझे इलेक्ट्रॉन को जोड़ते हुए रखना पड़े। अब इस अभिक्रिया को देखें। अभिक्रिया में निकेल ऑक्साइड ने क्या क्या लिया, निकेल ऑक्साइड ने जल को लिया, दो इलेक्ट्रॉन लिए, अर्थात कैथोड जल के साथ दो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा, ठीक, क्योंकि एनोड इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा था तो फिर कैथोड को दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी करने चाहिए थे, और निकेल ऑक्साइड ने दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए। इसका मतलब है रिएक्शन जो सेल पर हो गई वो सही है। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए हैं, अभिक्रिया का प्रकार है अपचयन, रिडक्शन। और बेटा सेल के एक इलेक्ट्रॉन पर ऑक्सीडेशन और दूसरे इलेक्ट्रॉन पर अपचयन अभिक्रिया होती है। हाँ, एक और चीज को यहाँ पर और एक्स्ट्रा किया जा सकता है कि मुझे एनोड पर होने वाली रिएक्शन पता चल गई, मुझे कैथोड पर होने वाली रिएक्शन पता चल गई। अब मुझे ओवरऑल पूरे सेल की अभिक्रिया को पता कर लेना चाहिए। तो अगर मैं टोटल सेल रिएक्शन को चेक करता हूं कि पूरे सेल पर कौन सी अभिक्रिया होती है, बड़ा आसान सा मैं चेक करना चाहता हूं। मुझे एनोड और कैथोड की रिएक्शन को आपस में क्या कर लेना होगा, जोड़ लेना होगा। डायरेक्टली जोड़ते हैं, देखो कैसे। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ लिखूं, जोड़ूं, राइट हैंड को राइट हैंड के साथ जोड़े, तो देखो क्या होगा। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा OH राइट हैंड साइड पर लिखे OH को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। जो कैथोड का OH है वो एनोड के OH को समाप्त कर देगा, या एनोड का OH कैथोड के OH माइनस चार्ज को समाप्त कर देगा। इसके अलावा भी मैं एक चीज चेक करता हूं, और मेरे लिए कोई भी ऐसी चीज नहीं। हाँ, एक और चीज, इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल कर देंगे। अब मुझे जो भी मिलता है मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दूंगा और राइट हैंड साइड वाला मैटर उधर लिख दूंगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे मुझे क्या मिला, कैडमियम प्लस, उधर तो लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ मिला नहीं, OH आयन था, कैंसिल हो गया था। इधर कौन मिला, NiO2। आगे मैं चलता हूं, इसको अगर और आगे पढ़े, अरे मुझे एक चीज और मिल रही है, वाटर प्लस वाटर। अगर मैं वाटर को ले लेता हूं तो लेफ्ट हैंड साइड का पूरा मटेरियल हो गया, राइट हैंड साइड का
कैडमियम हाइड्रोक्साइड, ये सॉल्यूशन के फॉर्म में होगा, ये सॉलिड, ये सॉलिड, ये लिक्विड की फॉर्म में। अभी एक और चीज बचती है कि CTO इसका होल ट्वाइस तो हो गया। अब इधर मैं अगर आ जाऊं तो NiOH का होल ट्वाइस, ये भी एक पर सॉल्यूशन है और इसके अलावा मेरा कुछ नहीं बता, तो ये ओवरऑल रिएक्शन हो गई। अब इसमें भी आप देख सकते हो, जब मैंने ओवरऑल रिएक्शन लिखी मुझे किसी भी प्रकार का कोई आयन नहीं मिला। अगर टोटल सेल रिएक्शन में कोई आयन नहीं मिलता है, इसका मतलब सेल का जो विभाव होता है वो आयन की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। और अगर सेल का विभव आयन की सांद्रता पर निर्भर न करे तो इसका अर्थ है कि सेल शुरुआत से लेकर लास्ट तक जब तक चलेगा एक निश्चित वोल्टेज देगा, अपने वोल्टेज को कम नहीं होने देगा, और जिस दिन फिर नहीं देगा तो नहीं देगा। लेकिन आप इस बात को ध्यान रखें, जो निकल कैडमियम सेल है इसकी जो कुछ खासियत है मैं आपको लिख के दिखा दूं। खासियत क्या क्या है, ये पहली स्पेसिफिसिटी है, ये द्वितीयक सेल है। ये पहली खासियत है। अगर पूछता है निकल कैडमियम सेल किस प्रकार के सेल का एग्जाम्पल है, द्वितीयक सेल है, ये व्यापारिक भी है, व्यापारिक सेल भी है, ये कई फॉर्म में बनाया जाता है। आपके यहाँ देखोगे, चेक करोगे 20-25 रुपए में इतनी बड़ी बैटरी ऐसी आती है, कई उपकरणों में लग जाती है, माइक वगैरह पर लगा दी जाती है, तो इतनी बड़ी बैटरी जाती है, उसमें लिखा भी होता है सेल के ऊपर निकल कैडमियम बैटरी या सेल है। तो निकल कैडमियम सेल द्वितीयक सेल है, व्यापारिक सेल है। अगर देखते हैं इसका विभवांतर जो होता है या सेल विभव जो होता है, सेल विभव वो 1.4 वोल्ट के आसपास समथिंग रहता है, 1.4 वोल्ट। तो ये इसकी तीसरी खासियत हो गई। एक और खासियत, संपूर्ण जीवन काल में विभव में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो मैं एक और चीज लिख सकता हूं, सेल विभव में कोई परिवर्तन नहीं, सेल विभव में कोई परिवर्तन नहीं होता। जहां बात यूज नहीं तो बहुत जगह पर इसका यूज है। आप माइक वगैरह पर लगा लेते हो, जो रेडीमेड टार्च आती हैं लाइट प्रकाशी यंत्रों में, उसमें ये बैटरी लगी रहती है। कई रेडियो वगैरह आते हैं उनमें भी ये बैटरी लगी रहती है, जो रेडियो चार्ज हो जाते हैं उन पे लगी रहती है, क्योंकि द्वितीयक सेल चार्ज हो सकता है आसानी से। चार्जिंग लाइट पर इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि लाइट से चार्जिंग होती है, फिर बाद में बैकअप भी देती है। तो निकल कैडमियम सेल को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। आपको निकल कैडमियम सेल और जिंक मरकरी सेल में जो भी प्रॉब्लम आती हो, जो भी आपको समझ में ना आया हो, मुझे कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। आज हम अपने आर्टिकल को इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल पर हम लोग पढ़ेंगे लेड स्टोरेज बैटरी, जो घरों में प्रयुक्त होने वाली बैटरी है, इसको कैसे बनाया जाता है, ये चार्ज और डिस्चार्ज किस प्रकार से होती है। तो आज के आर्टिकल पर हम इतना ही रखते हैं। आप इसको नोट कर ले, तैयार कर ले, जो भी ना आता हो वो आप मुझे बता सकते हैं। तो बाकी की चीजें पढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर। धन्यवाद।